तो हम पढ़ेंगे आज 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसके अंदर हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनके समीकरण किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो हमारे सबसे पहले तो मैं आपको हमारे जीवन में होने वाली कुछ सामान्य सी अभिक्रियाएँ बताना चाहूँगा। जैसे हमारे जीवन में जो सामान्य अभिक्रियाएँ होती हैं, जैसे कि हम किसी लोहे की वस्तु को बाहर रख देते हैं तो वह आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है किसी लोहे की वस्तु को, तो वह वायु तथा आर्द्र वायु से रासायनिक अभिक्रिया कर एक जंग का निर्माण करती है। यही एक रासायनिक अभिक्रिया का एक हमारे जीवन में सामान्य जीवन उदाहरण है। और जब हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि हमारे पेट में एक अम्ल पाया जाता है जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो हमारे जीवन कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। तो हम सांस लेते हैं, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। जो ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में खून से क्रियाएं कर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में अनेक रासायनिक अभिक्रिया हमारे जीवन के चारों तरफ हो रही हैं। उन अभिक्रियाओं में मुख्यतः 4 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। पहला हो सकता है किसी अभिक्रिया में पहला रासायनिक कुछ भी परिवर्तन, 4 परिवर्तन होंगे जो मुख्यतः होंगे, जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। तो सबसे पहला परिवर्तन होता है अवस्था में परिवर्तन। किसी पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। वो द्रव्य से गैस बन सकता है, गैस से द्रव्य बन सकता है, और ठोस से द्रव्य बन सकता है, या ठोस से गैस में भी जा सकता है, जिसे हम उद्रवपातन कहते हैं। ये सारी एक रासायनिक अभिक्रिया है जो हमने पिछले क्लासों में या 9th क्लास में आपने पढ़ी होंगी। एक होता है कि रंग में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हमने देखा कि लोहे का जो कलर होता है, उसमें जंग लगने के बाद उसका रंग चेंज हो जाता है। जो एक उसके ऊपर जो परत आ जाती है, उसका रंग में परिवर्तन हो गया। वही एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें रंग में परिवर्तन आ जाए। और भी होता है, दूसरा होता है गैस का निष्कासन। तीसरा होता है गैस का निष्कासन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस का या तो निष्कासन हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है। जैसे हमने देखा कि सूखे चूने को पानी में मिलाने पर जो पानी गर्म होता है उसमें ऊर्जा का निष्कासन हो रहा है। और उसी प्रकार हम देखते हैं किसी अम्ल में हम अगर कोई धातु मिला दें तो हमें H2 गैस प्राप्त होती है। उसमें गैस का निष्कासन होता है। जैसे आपके एक क्रियाकलाप भी है जिसके अंतर्गत हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार दस्ते को मिलाएंगे, जिसके कारण H2 गैस का निर्माण होगा। एक तीसरा हो गया गैस का निकलना, जो होता है ताप में परिवर्तन। मैंने आपको भी बताया कि ताप में परिवर्तन कैसे हो सकता है। हमने देखा कि सूखे चूने को, अगर सूखा जो चूना होता है उसको अगर हम पानी में मिला दें तो पानी का ताप बढ़ जाता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि शर्करा को अगर पानी में मिलाया जाए तो पानी का तापमान घट जाता है। यह भी एक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। हम देखें तो इस प्रकार हम चारों उदाहरण पाएंगे कि हमारे चारों और विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। और इस अध्याय में हम उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं, उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। सर्वप्रथम रासायनिक समीकरण होता क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन तथा उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर एक दर्शाया जाता है। मतलब जो अभिकारक होता है, जो उत्पाद में परिवर्तन हो गया, जो अभिकारक है, जो उत्पाद में उसका परिवर्तन हुआ है, उन दोनों के मध्य एक तीर का निशान लगाकर
एक समीकरण दिया जाता है वही एक रासायनिक समीकरण होता है, जिसके LHS की तरफ तो लिखे जाते हैं अभिकारक तथा RHS की तरफ लिखे जाते हैं उत्पाद। ये तीर का निशान लगाया, इस तरफ तो लिखे जाएंगे उत्पाद, ठीक, RHS की तरफ, और LHS की तरफ लिखे जाएंगे अभिकारक। LHS की तरफ लिखे जाएंगे अभिकारक। तो हम अब ये भी देख लेते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं। वे रासायनिक अभिकर्मक जो अभिक्रिया में उत्पाद में परिवर्तन हो जाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। वे रासायनिक अभिकर्मक जो अभिक्रिया में उत्पाद में परिवर्तन हो जाते हैं रासायनिक अभिकर्मक रासायनिक अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद क्या होता है? वह पदार्थ जो अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है वह हमारा उत्पाद कहलाता है। देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखिए किस प्रकार होता है। रासायनिक समीकरण लिखा, जैसे हम एक मैग्नीशियम का एक टुकड़ा लेते हैं 4 या 5 सेंटीमीटर का, उसको रेगमाल से साफ करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन करवाया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन करवाया जाता है जिससे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसे हम एक कांच की गिलास की प्लेट के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। आप निम्न चित्र की सहायता से समझ भी सकते हैं कि हमने चिमटे की सहायता से एक मैग्नीशियम के रिबन को पकड़ा हुआ है और उसे बर्नर की सहायता से जलाया जा रहा है, जिससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो पहले से हवा में उपस्थित से रासायनिक किसी भी अभिक्रिया किसी गैस से अभिक्रिया कर अशुद्धियाँ बना लेता है। उसको अशुद्धियों को साफ करने के लिए मैग्नीशियम को साफ किया जाता है ताकि हमें शुद्ध मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जलने के बाद। इसीलिए मैग्नीशियम को जलाने के पूर्व उसे रेजमाल से साफ किया जाता है। बाकी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमें इसका एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका रासायनिक अभिक्रिया करवाई जा रही है जलाकर। ये ऑक्सीजन हो गई हमारे पास। ये एक तीर का निशान होगा जिसके दाईं तरफ हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा। यही उत्पाद है जो हमें प्राप्त हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये उत्पाद है और ये हमारा अभिकारक है। ये हमारा अभिकारक है जो हमें प्राप्त हुए हैं। अब मैग्नीशियम का जो चिन्ह होता है वो होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2। ऑक्सीजन के 2 परमाणु लिए जाते हैं O2 और हमें मैग्नीशियम MgO2 प्राप्त होता है, MgO प्राप्त होता है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण में आगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। सबसे पहले ये देखते हैं रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? हमारे क्वेश्चन में ऐसे क्यों नहीं लिखा गया, इसे संतुलित ही क्यों किया गया? तो हमने हमारी 10th क्लास में एक नियम पढ़ा होगा जिसे बोलते हैं द्रव्यमान। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण नियम, जिसके अंतर्गत ना ही तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है ना ही द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है। इस अभिक्रिया में Mg और ऑक्सीजन का जितना द्रव्यमान था हमें उत्पाद में उतना ही द्रव्यमान प्राप्त होगा। समझ रहे हो? इसलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो आप बता सकते हैं, आपसे कोई पूछे तो, कि अभिकारक का द्रव्यमान तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की ज़रूरत होती है या उसका महत्व होता है।
समझ गए। अब आप किसी को बता सकते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलन किया जाता है, क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना होता है, जिसके अंतर्गत अभिकारक का द्रव्यमान तथा उत्पाद का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान तथा उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। ना ही तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब हम देखते हैं कि इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, इधर Mg का 1 परमाणु है तथा इधर भी Mg का 1 परमाणु, मतलब अभिक्रिया ऑक्सीजन में संतुलित नहीं है। तो हम देखेंगे कि इधर 2 परमाणु है, इधर 1 है, तो हम इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे। तो अब हो गए Mg के 2 परमाणु, इधर Mg का 2 परमाणु, तो हम Mg को भी 2 से इंटू कर देंगे। हमने एक उदाहरण देखा। अगला उदाहरण मैंने आपको बताया कि जिंक के दानेदार टुकड़े को H2SO4 अम्ल में डालने पर हमें ZnSO4 तथा H2 गैस प्राप्त होती है। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अब हम देखते हैं निम्न समीकरण को हम संतुलित करते हैं। इसमें Zn का परमाणु 1 है, इधर भी Zn का परमाणु 1 है। SO4 S 1 है, तो इधर भी S 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु 4 है, ऑक्सीजन के परमाणु 4 है। हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं, हाइड्रोजन के परमाणु 2 है, मतलब ये समीकरण बिल्कुल संतुलित है। अब आपके सिलेबस में समीकरण को संतुलित करने की एक विधि दी गई है। आपके जो आपकी सिलेबस है उसके अंतर्गत एक विधि दी गई है जिससे हम समीकरण को संतुलित करते हैं। और ये आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि, उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित कीजिए। उस विधि का नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल विधि। उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। तो सबसे पहले समीकरणों को संतुलित करने के लिए एक विधि आपके अध्याय में दी गई है, उसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। जिसे आपको क्वेश्चन बनता है तो ऐसे बनता है, आपको एक रासायनिक समीकरण दे देगा, इससे ऐसे बोलेगा कि हिट एंड ट्रायल विधि से निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। यही आपके क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिएगा और इसको बोलेगा कि निम्न क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित कीजिए। फिर आपको हिट एंड ट्रायल विधि के जितने भी चरण हैं, 5, 6, 7 जितने भी चरण, उन चरणों से आपको मैं बताऊंगा कि आपको कितने चरण हैं हिट एंड ट्रायल विधि में। उस विधि से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो विधि आती है, समीकरणों को संतुलित करने की विधि आती है, उसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। समीकरण को संतुलित करने की विधि है ये हिट एंड ट्रायल विधि है। इसका चरण फर्स्ट क्या कहता है? इसमें एक चरण है जिसका चरण का नाम है चरण फर्स्ट। ये चरण क्या कहता है? इस चरण के अंदर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। जो जैसे हमारे पास है Fe प्लस H2O, हमें बना Fe3O4 प्लस H2, ये हमारे पास एक उत्पाद है। सबसे पहले इसके चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए हिट एंड ट्रायल विधि के अनुसार। बॉक्स बना लिया आपने एक, इसके चारों ओर। ये हिट एंड ट्रायल विधि का पहला नियम है कि जो भी हमें अभिकारक उत्पाद दिए हैं उनके चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। अब दूसरा चरण दूसरा है कि परमाणु की संख्या डिनोट कर लीजिए कि Fe के कितने परमाणु हैं, H के कितने हैं, H के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं। अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के बाद। तो अभिक्रिया के पहले Fe का कितने हैं? 1, अभिक्रिया के बाद 3। H का कितने हैं? 2, अभिक्रिया के बाद कितने हैं? 2। ऑक्सीजन अभिक्रिया के पहले कितने हैं? 1, अभिक्रिया के बाद कितने हैं? 4। ये इसका दूसरा चरण हो गया। अब चरण आता है तीसरा। आप हिंदी में इस प्रकार अपने तरीके से लिख सकते हैं जैसे आप लिखना चाहें। तीसरी विधि आती है
कि सबसे पहले जिसके सबसे ज़्यादा परमाणु हैं, तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन चौथा तीसरा चरण है कि जिस परमाणु में जिस सब उत्पाद में या जिसमें उत्पाद में या अभिकारक में जिसके परमाणु ज़्यादा हैं, सबसे पहले उसको देख लीजिए कि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में उत्पाद ये 4 हैं और अभिक्रिया से पहले 2, अभिक्रिया से पहले 1 था, तो 4 कैसे बनाया जाए ये इससे पहले कर लेंगे। तो 4 कैसे बनाया जा सकता है कि H2 हो और इधर गया तो Fe3O4 प्लस H2, तो सबसे पहले ऑक्सीजन के 4 है, तो ऑक्सीजन के 4 हैं, इधर 1 है, तो मैं इसको बॉक्स के अंदर तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, बॉक्स के बाहर ही होगा, तो ये 4 है, तो इसको 4 करने के लिए मैं यहाँ से 4 से गुणा कर दूँ। सबसे पहले तो ये काम होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इधर भी Fe और हाइड्रोजन के परमाणु संतुलित नहीं है। अब तो हाइड्रोजन के यहाँ पे ज़्यादा हो गए, 8 हो गए हैं, और इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, तो हाइड्रोजन के चरण 4th में करेंगे हम हाइड्रोजन के परमाणु संतुलित। तो देखेंगे Fe4H2O, Fe3O4, हाइड्रोजन के 2 पहले से हैं और 4 और हो गए, 4 दूनी 8, तो इधर कितने हैं 2, तो ये भी कितने हो गए 4 दूनी 8, मतलब हाइड्रोजन की संख्या अब इस तरफ भी समान है और इस तरफ भी, ऑक्सीजन की इस तरफ समान है। अब चौथे चरण 5वें चरण में हम देख लेंगे, चरण नंबर 5वें चरण में हम देख लेंगे कि आयरन है, उसके परमाणु इधर 3 है, इधर 1 है, तो Fe को 3 से गुना कर देंगे तो 4H2O ऑक्सीजन, Fe3 के परमाणु इधर 3 हैं, इधर ऑक्सीजन के 4 हैं, इधर हाइड्रोजन के 8 हैं, 8 इधर हाइड्रोजन के, 8 ही इधर हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4, Fe के 3 है, इधर भी Fe के 3 है और ऑक्सीजन के 4 है, ऑक्सीजन के 4 हो गए, हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 हो गए और हाइड्रोजन की 4 दूनी 8 हो गई, तो ये सभी क्रिया संतुलित हो गई। यही हमारी यही विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है, जो हमारी 5 चरणों में संपन्न हो। चरण 6वां स्टार्ट होता है, जिसके अंतर्गत हम देख लेंगे कि कौन अभिक्रिया पूर्ण संतुलित हुई या नहीं हुई। तो हमारे पास है 3Fe4H2O, Fe3O4, 4H2O, तो देख लीजिए इधर भी 3 हो गए Fe के, इधर भी Fe के 3 है, ऑक्सीजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 4 हो गए, ये इस साइड हो गए 4 और ये हाइड्रोजन की 4 दूनी 8, तो इधर मतलब अब देखते हैं कि इधर भी जितने परमाणु संख्या है उधर ही इतने परमाणु की संख्या है, मतलब परमाणु की संख्या उत्पाद में और अभिकारक में दोनों में समान होगी, जो हमारे द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है। मतलब ये समीकरण बिल्कुल संतुलित है। अभिक्रिया अभिकारक में भी परमाणु की संख्या समान है तथा उत्पाद में भी अभिकारकों की संख्या, उत्पाद में भी परमाणु की संख्या समान है, जो एक उत्पादों में भी परमाणु संख्या समान है और अभिकारक में, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है, जो हमारा बिल्कुल संतुलित समीकरण है। एक अंतिम चरण और है, जिसका चरण नंबर 7, ये अंतिम चरण है जिसका चरण नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत चरण नंबर 7 है, जिसके हम देखेंगे कि इनकी भौतिक अवस्था क्या रह गई है। वही चरण नंबर 7 है, जिसके अंदर देखेंगे कि Fe जो प्राप्त होता है वो हमें सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है, और जो 4H2O बचता है वो हमें गैस के रूप में प्राप्त होता है, और जो Fe3O4 था वो हमें सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है, और ये जो 4H2 है ये हमें गैस के रूप में प्राप्त होता है। अब कुछ बोलेंगे कि सर H2O तो द्रव्य होता है, एक द्रव्य पदार्थ होता है, जो पानी होता है वो द्रव्य होता है, तो H2O की जो गैस होती है वो हमें गैस के रूप में प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में, जिससे अभिक्रिया का ताप भी बढ़ सकता है। या अभिक्रिया में जैसे हमने पढ़ा था कि 4 भाप बन के भी द्रव्य बाहर आ सकता है, जो अभिक्रिया के अंदर हमने पढ़ा था कि ताप का परिवर्तन होता है या गैस का उत्सर्जन होता है।
तो अब आपके चल आगे आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। अभिक्रिया वह होती है जिसके अंतर्गत पदार्थ का ताप, उसका रंग, उसकी अवस्था और उसे गैस का निशान होता है। 4 मूल परिवर्तन हो सकते हैं। जो ये परिवर्तन किसी पदार्थ में होते हैं उसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने या जुड़ने में नए पदार्थ का निर्माण होता है, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया के समय एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता कि ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होता कि ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन जाए, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगा लेकिन वो किसी दूसरे के साथ विस्थापित हो सकता है या किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ सकता है। अब मुख्यतः अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट होती है संयोजन अभिक्रिया, इसमें पदार्थ जुड़ते हैं। एक पदार्थ दूसरे परमाणु से, एक परमाणु दूसरे परमाणु से रहता है, जैसे Fe, जैसे हमारा था Mg, वो O2 से जुड़ गया और MgO बना लिया, ये संयोजन हो गई। दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें पदार्थ टूट जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब मैं आपको एक वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण बताता हूँ। उसमें FeSO4 है, वो टूट कर उष्मा देने पर, इसको अगर हम उष्मा दे देंगे तो ये टूट कर Fe3O2 प्लस SO2, तो FeSO4 है, हम उष्मा देते हैं, ये Fe3O2 प्लस SO2 प्लस SO3 में बदल जाएगा। यहाँ देखो वियोजन हो रहा है। इस एक अभिकारक का इतने अभिकारकों में वियोजन हो गया। यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला उदाहरण हम पढ़ेंगे विस्थापन, जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ जाए। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखेंगे। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दें, ये Fe है, CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। जो Fe ने Cu से SO4 का विस्थापन कर दिया। ये SO4 है, वो उत्पाद में Fe से आकर जुड़ गया, मतलब विस्थापन हो गया अभिक्रिया का। Cu ऐसे कैसे आ गया और SO4 ये Fe के पास चला गया, तो यह हो गई विस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया, लास्ट अभिक्रिया है, उसका नाम है द्विविस्थापन। इसमें तो एक अभिकारक में विस्थापन है, उसमें आपस में विस्थापन हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है Na2SO4 प्लस BaCl2, BaCl2, ये परिवर्तन हो गया BaSO4 प्लस NaCl, 2NaCl। अब यहाँ देखो NaSO4, Na के पास SO4 था और Ba के पास Cl था, तो Ba के पास तो SO4 आ गया और Na के पास Cl आ गया। तो इस प्रकार द्विविस्थापन हो गया, इसके इसका पास चला गया और इसका जो परमाणु थे वो इसके पास आ गए। तो इस प्रकार ये द्विविस्थापन हो गया। कल मैं आपको विस्तार रूप से अगले पार्ट में हम विस्तार रूप से संयोजन अभिक्रिया के बारे में संयोजन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, जब मैं विस्तार से आपको बताऊँगी संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, संयोजन अभिक्रिया कितनी, इसके उदाहरण क्या है, हमारे दैनिक जीवन में कहाँ इसका उपयोग होता है। मैं आपको सब बताऊँगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, लेकिन सीखेंगे अगले पार्ट।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड चैनल नंबर 9। जय हिंद दोस्तों।